डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के जिस टॉपिक पर हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने बेरोज़गारी, उसका अर्थ, बेरोज़गारी के प्रकार, बेरोज़गारी के कारण और उसके पड़ने वाले प्रभावों के साथ साथ सरकार द्वारा बेरोज़गारी को दूर करने हेतु जो नीति अपनाई गई उस पर हमने चर्चा करी। जैसा कि आप जानते हैं कि बेरोज़गारी किसी भी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है, एक सामाजिक आर्थिक बुराई है। इसे दूर करने हेतु सरकार ने अभी तक तमाम प्रयास किए हैं। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में भी कहा कि 1951 में जब हमारे यहाँ नियोजन काल शुरू होता है, उसके बाद से सभी पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके अलावा दूसरे कारणों की वजह से आज भी बड़े पैमाने पर लोग रोजगार के अभाव में त्रस्त हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह जिन सुझावों पर आज हम बात करेंगे उन सुझावों को तुरंत अमल में लाए और उन सुझावों के अनुसार एक पारदर्शी और सर्वसम्मत जनसंख्या नीति लेकर के आए, ताकि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार बढ़ती हुई बेरोजगारी की दर पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए कुछ सुझाव हैं, जिसमें पहला है चेक ऑन पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भारत में जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के चलते बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने तमाम प्रयास किए, बावजूद उसके बढ़ती जनसंख्या के चलते रोजगार के अवसरों का सृजन उसी अनुपात में नहीं हो पाया और उसका परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पर शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी सभी तरह की बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण पर तुरंत काबू पाया जाए। इसके बाद दूसरा जो सुझाव है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। सरकार को एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का निर्माण करना चाहिए। उस रोजगार नीति का लक्ष्य होना चाहिए कि हर हाथ को काम, हर उस व्यक्ति को काम जिसके पास जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार काम, या जिसके पास जो स्किल है, जो दक्षता है, उसके अनुसार उसको काम मिले। ये उस नीति का लक्ष्य हो और इस तरह की एक सर्वव्यापी, सर्वव्यापक और सर्वानुमति प्राप्त एक नीति लेकर के आना चाहिए। इसके बाद तीसरा सुझाव है स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है उसमें भी सरकार को उसको भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आज का युग है वो प्रौद्योगिकी या तकनीकी का युग है और तकनीकी का इस्तेमाल करके हम जनसंख्या और बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर को कम कर सकते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ है वैसे वैसे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रसार से, उसके प्रचार से, उसके विकास से और अधिक सेक्टर्स को हम डेवलप कर सकते हैं और क्षेत्रों में हम रोज़गार के अवसर सृजित कर सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी सरकार को, इसकी मजबूती के बारे में भी उपाय करने चाहिए। इसके बाद अगला सुझाव है प्रमोटिंग रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़, यानी गैर कृषि कार्य गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का आज भी 50% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत कम प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति रोजगार प्राप्त हुआ दिखता है, लेकिन उसका वास्तव में देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे श्रम को नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी गैर कृषि गतिविधियों की तरफ उन्मुख किया जाए, उनका विस्तार किया जाए, उनको और अधिक सहायता दे करके
उनका विकास किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि कृषि कार्यों से ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मजदूरों को, ऐसे किसानों को गैर कृषि कार्यों की तरफ ले जाया जा करके उनका देश के राष्ट्रीय विकास में और अधिक योगदान सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद अगला सुझाव है मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सही है कि हमारे यहाँ 51 के बाद से ही, यानी सन 1951 में जब नियोजन काल शुरू होता है उसके बाद से ही औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, लेकिन अपेक्षित औद्योगिकरण नहीं हो पाने के चलते आज भी बड़े पैमाने पर लोग ऐसे हैं जिनको ना उद्योगों में रोजगार है, ना कृषि कार्यों में रोजगार है, ना किसी और रोजगार है, यानी वो बेरोजगारी के शिकार हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उद्योगों का तेजी से विस्तार करें। सरकार नीतियों में इस तरह का बदलाव करे, इस तरह की नीतियों में परिवर्तन लेकर के आए ताकि अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना होगी तो उससे निश्चित रूप से और अधिक लोगों को रोजगार संभव हो सकेगा। इसके बाद अगला सुझाव है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी निर्यातों को प्रोत्साहन देना भी बेरोजगारी को कम करने के लिए उपयुक्त सुझाव हो सकता है, क्योंकि यदि हम निर्यातों को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो उसके लिए हमें अपने यहाँ का जो घरेलू उद्योग है, घरेलू व्यवसाय है, उनको बढ़ावा देना होगा और उनको बढ़ावा देने के चलते और अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अधिक निवेश होगा। फलस्वरूप देश में हर व्यक्ति को उनकी क्षमता और उनकी योग्यता और उनकी दक्षता के अनुसार काम देना संभव हो सकेगा। इसके बाद में अगला सुझाव है वो है चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, जिसकी शायद आज जनसंख्या नियंत्रण के बाद सबसे अधिक यदि आवश्यकता है तो इस बात की है कि हम अपने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करें। हालांकि अभी हाल ही में सरकार ने नई शिक्षा नीति घोषित की है, जिसके बारे में अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहस चल रही है कि उक्त नई शिक्षा नीति देश के युवा वर्ग, विशेषकर शिक्षित युवा वर्ग को कितना रोजगारोन्मुखी बना पाएगी, उनमें कितना दक्षता पैदा कर पाएगी, उनमें कितनी योग्यता पैदा कर पाएगी, क्या ये शिक्षा नीति देश के उद्योगों की मांग के अनुसार मानव श्रम उपलब्ध करवा पाने में सक्षम होगी, आदि बातों पर बहस चल रही है। बहरहाल फिर भी हमें एक इस तरह की एजुकेशन नीति लेकर के हमें आना होगा जिसमें हर शिक्षित, हर दक्षता प्राप्त व्यक्ति को रोजगार मिले, वह उद्योगों की तरफ से की जाने वाली मानव श्रम की मांग को पूरा करे। इस तरह की हमें शिक्षा पद्धति पर काम करना होगा। यह हमें शिक्षा पद्धति ऐसी चाहिए जिसमें जो एक तरह से रोजगार परक हो, तो एजुकेशन सिस्टम भी बेरोजगारी को दूर करने में बहुत बड़ा एक कारक हो सकता है। उक्त सुझावों के बाद में हमने यहाँ दो बुनियादी प्रश्न रखे हैं जिस पर आप और हमें सभी को विचार करना चाहिए, और ये बुनियादी प्रश्न ये है कि हमारे देश के तमाम तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे क्षेत्र के इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या कलाकार, क्या कारण है कि वो विदेशों में जाकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सफल हो पाते हैं, लेकिन जब तक वो देश में रहते हैं तो उन्हें उनको उचित पहचान क्यों नहीं मिलती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्हें बाहर जाते ही वो पहचान मिल जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम उनके लिए ऐसा घरेलू वातावरण तैयार करें ताकि वो अपने हुनर का यहाँ पर भी लोहा मनवा सकें। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त परिस्थितियों के अभाव में कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा वाले युवक को कई बार प्रशासनिक सेवा में जाना पड़ता है, कई बार उसको टीचिंग करनी पड़ती है, या फिर उसको किसी इस तरह के प्रोफेशन में जाना पड़ता है जो उसकी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पाता है। या कई बार डॉक्टर हैं वो वकील बन जाते हैं, या वकील है वो डॉक्टर बन जाते हैं, या वो डॉक्टर हैं वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। कई बार जो शिक्षक होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, वो दूसरी सेवाओं की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ और
चित्रकार, कवि हैं या संगीतज्ञ आदि को विवश होकर पेट पालने की मजबूरी के चलते अपनी कला से विमुख होकर के दूसरा धंधा करना पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस युवक में जो प्रतिभा है उसका यहाँ पर उपयोग नहीं होकर के उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इन सवालों पर गंभीरता से विचार करे। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति है। इसलिए सरकार तथा नीति निर्माताओं को इस तरह के बुनियादी और झकझोर देने वाले प्रश्नों की तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए। सरकार को प्रतिभा पलायन रोकने के लिए घरेलू वातावरण इस तरह का तैयार करना चाहिए ताकि आप हमारे यहाँ की प्रतिभाओं के ऊपर इतना बड़ा शैक्षिक निवेश करने के बावजूद वो विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। बेहतर होता अपने यहाँ रह कर के वो सेवाएं देते तो शायद देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान अधिक सुनिश्चित कर पाते। ये तो है आज का चैप्टर। इसके बाद में यहाँ मैंने 4 असाइनमेंट दिए हैं। इन 4 असाइनमेंट्स को भी आप पूरा करें और ग्रुप में डाल करके मुझे दिखाएं। कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्यक्ति से या ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।